हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमने जो है 4 पावर्स को डिस्कस कर ली है। सबसे पहले हमने ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन देखा सुप्रीम कोर्ट का। देन हमने रिट जुरिडिक्शन पढ़ा। थर्ड हमने एपिलिएट जुरिडिक्शन पढ़ा है इन केस ऑफ सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, स्पेशल लीव एंड ऑल। एंड देन हमने पढ़ा था एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, आज की क्लास में हम बेसिकली 5th पावर को डिस्कस करेंगे, जो कि है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पावर होती हैं। पहला कि द जजमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड द एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड एज अ परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी। These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court. They are recognized as the legal precedent and legal references. यानी कि इन शॉर्ट अगर बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी जजमेंट दिए जाते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स दी जाती है, जो भी एक्ट्स आए जाते हैं, तो उन पर्टिकुलर जजमेंट को एक रिकॉर्ड के तौर पर बाकी जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो आपकी सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो उनको एज अ उसकी पर्टिकुलर मतलब वैल्यू होती है, तो आप रिकॉर्ड के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बोला गया है। ठीक है, तो यानी कि आप उनको बेसिकली उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। उन रिकॉर्ड्स की या फिर उन जजमेंट्स की उतनी ही वैल्यू है जितनी आपको देखने को मिलेगी बाकी जजमेंट्स की होती हैं। ठीक है, तो उनको एक ऐसा लीगल प्रेसिडेंट और लीगल रेफरेंस की तरह आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो केशवानंद भारती केस था, तो उस केस में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से देखने को मिला था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया था, तो उस टाइम पे वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो जो जजमेंट दी गई होंगी, जो जो चीज़ों को रेफरेंसेस वहाँ पे लिया होगा, तो उस केस को कहीं ना कहीं जो है उसकी टेस्टिमनी को हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। अगर आगे के टाइम पे हम देखने को मिलेगा, अगर हाई कोर्ट में या फिर किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में अगर मान लो इस तरीके से अगर कुछ भी निकल के आता है जहाँ पे देखने को मिलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ है, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर को वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, कहीं ना कहीं अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है या फिर ज़रूरत होती है उन्हें किसी चीज़ को रेफरेंस करने की, तो वो केशवानंद भारती का जो जजमेंट जो उस समय कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस समय जो जो रेफरेंसेस उन्होंने लिए थे उनको उन रेफरेंसेस को वो पर्टिकुलर कोर्ट जो है अपने जजमेंट में कोट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सेकंड यहाँ पे बोला गया, इट हैज़ अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू टर्म 6 मंथ और विद अ फाइन अप टू 2000 और विद बोथ। ठीक है, यानी कि अगर हम इतनी बात करते हैं तो अगर मानते हैं कि अगर मान लो कोई पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हम देखेंगे सिविल कंटेम्प्ट भी होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है। सिविल कंटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर विलफुल तरीके से कोई डिसओबे कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट का या ऑर्डर का, मतलब जानबूझ के नहीं मान रहा है, तो वो सिविल के अंदर आ जाएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में हम कह सकते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आ जाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन इस तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए 2 चीज़ें रखी हुई है। पहला 6 महीने का इम्प्रिजमेंट रखा हुआ है या फिर 2000 का फ़ाइन रखा है। अगर कुछ ज़्यादा सीवियर मैटर है तो भाई आपको 6 महीने भी काटने हैं प्लस 2000 का फ़ाइन भी देना है। ठीक है, तो इट्स अप टू सुप्रीम कोर्ट कि वो किस तरीके से पनिश करने के लिए कितना बेसिकली देती है। ठीक है, क्या सज़ा देती है, अगर सिर्फ फ़ाइन लगा के छोड़ देती है कभी लगता है तो 6 महीने की सज़ा और कभी लगता है तो दोनों। ठीक है, देन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट इट हैज़ अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली of itself but also has a high court, subordinate court and the tribunals functioning in the entire country। यानी कह सकते हैं कि हमारे पूरे देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट और जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, अगर इनके जजमेंट को कोई ब्रीच करने की कोशिश करता है या फिर डिसओबे करता है उनकी ऑर्डर्स को, या फिर इनकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो उस केस में
इनके केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कंटेम्प्ट इशू कर सकती है और पनिश कर सकती है जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को। यानी अपने ही सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा कोई कर रहा है तो अपने केस में तो पनिश करेगी करेगी, बट हाई कोर्ट में, सबॉर्डिनेट कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में भी अगर कोई इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में भी वो पर्सन को पनिश कर सकती है। ठीक है। देन यहाँ पे है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसमें बोला गया है 1961 में द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्पेशल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एच.एन. सान्याल। उस समय की वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं इंडिया के थे, टू एग्जामिन द लॉ रिलेटिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। दिस कमेटी ने सबमिट की इट्स रिपोर्ट इन 1963। तो 1961 में इस कमेटी को बनाया गया और 1963 के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे? एच.एन. सान्याल। इस कमेटी ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी उस समय हम कह सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1961 में गवर्नमेंट ने एच.एन. सान्याल, जो कि उस समय के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, उनके थ्रू एक कमेटी बनाई और बेसिकली उनको कहा कि आप बेसिकली बताइए किस तरीके से जो है कोई भी लॉ अगर हमें बनाना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ना कुछ एडवाइस दी होगी अपनी रिपोर्ट में, रिकमेंडेशन दी हुई ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने फाइनली पार्लियामेंट ने क्या करा, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बना दिया। अब क्योंकि इससे पहले हम कह सकते हैं चीज़ें ना क्लैरिफाई नहीं थी कि भाई आप सिविल कंटेम्प्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप बस बोल रही हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट बोल देती थी कि हाँ भाई ऐसा किसी पर्सन ने कर दिया तो भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अगर मान लो कोई हमारे इंटरफेयर कर रहा है तो उसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी कि आप किस चीज़ को सिविल के अंदर ले रहे हो, कौन कौन सी चीज़ें क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आ रही है। ठीक है। तो उसी क्लैरिटी के लिए हम कह सकते हैं पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया फाइनली, एंड उस एक्ट के थ्रू हम देखेंगे आपको सिविल कंटेम्प्ट में क्या क्या चीज़ें अंडर आती है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या क्या आती है वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सिंपली बात की गई है पहले द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके का हो सकता है। अगर हम सिविल कंटेम्प्ट की बात करें, इट मीन्स द विलफुल डिसओबीडियंस कर रहे हो ऑफ एनी जजमेंट या ऑर्डर या फिर रिट मतलब जैसे कि आप जानते हो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो रिट इशू कर सकते हैं। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के खिलाफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर मान लो किसी भी कोई भी अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल XYZ है, तो अगर वो उस अथॉरिटी को बोला हुआ है कि भाई आपको आना है इस पर्टिकुलर जजमेंट पे, बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में पार्ट लेना है, अगर वो नहीं आती है कि भाई हम अपने ऑफिस में बैठे काम वाम कर रहे थे, ये फाइलें वो वगैरह देख रहे थे, हम नहीं आ पाए, भाई आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर केस देखो जब आता है ना, तो वही है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी तारीख निकल के आ गई है। फिर भी अगर आप नहीं जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज अगर एक पर्सन वहाँ पे जो इस पर्टिकुलर केस से जुड़ा हुआ है एज ए विटनेस हम कह लो या फिर कुछ भी कह लो, अथॉरिटी से जुड़ी हुई है, अगर वही नहीं आएगी तो फिर वो कोर्ट की उस डेट की तो पूरा वेस्ट ही जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी जजमेंट वगैरह दी जाती है, फिर जो भी ऑर्डर दी जाती है, फिर जो भी रिट इशू किए जाते हैं जिस भी पर्सन के खिलाफ, आपको वहाँ पे पेश होना ही होना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं अगर ऐसे केस में देखो, अगर कोई नहीं फॉलो करेगा ना, कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको पनिश तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो वही वाली बात हो जाती है कि अगर आप अपने जानबूझ के किसी भी जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, रिट्स जो इशू किया वो नहीं कर रहे हो, और अदर पर्पसेस और कोई भी पर्पसेस ऑफ अ कोर्ट, और विलफुल ब्रीच कर रहे हो अंडरटेकिंग गिवन टू इन अ कोर्ट। ठीक है। मतलब जानबूझ के देखो, एक चीज़ होती है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, हो सकता है कि वो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर आप उससे सहमत नहीं हो, तो आप क्रिटिसाइज़ करो ना, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करो कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट को ये वाला एंगल देखना चाहिए था, या फिर इस तरीके से बाकी जो कंट्रीज़ में जो है इस पर्टिकुलर लॉ के तहत जो इस एंगल में देखा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट को भी उसका रेफरेंस लेना चाहिए। तो आप इस तरह से पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो। बट अगर आप जानबूझ के उसको मतलब एकदम मना कर रहे हो कि मैं तो फॉलो ही नहीं करूँगा, मैं तो यही नहीं करूँगा, ऊपर से जो कोर्ट है उसकी डिग्निटी को भी कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम वो कह सकते हैं सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। देन आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इट मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एनी एक्ट विच स्कैंडलाइज और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। ठीक है। यानी कि ऐसा कुछ काम करके आप बेसिकली कोर्ट की अथॉरिटी को क्या कर रहे हो, लोअर डाउन कर रहे हो। पहला तो ये चीज़ हो गया। ठीक है।
कुछ भी एक्ट वगैरह आपने ऐसा कुछ किया जिससे उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का जो इमेज था वो कम हो गया, ठीक है। सेकंड, प्रिजुडाइज कर रहे हो और इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो ड्यू कोर्स ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग की, और इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट करने कोशिश कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी इन एनी अदर मैटर, ठीक है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मान लो वो पर्टिकुलर जज जो है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, यानी अपनी ऑफिशियल ऑफिस के दौरान अपनी जो भी काम वाम कर रहा है उसके दौरान उन्होंने जो भी चीज़ें करी हुई हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई पर्सन इस तरीके से एडवर्स ओपिनियन रखता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अगर वो पर्टिकुलर जज एक अपनी पर्सनल कह सकते हैं पब्लिक में आके इस तरह से कुछ करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा बयान दे देते हैं, तो उस केस में अगर कोई ऐसा करता है, मतलब अगर मतलब उस पर्टिकुलर जज के खिलाफ कुछ भी मान लो कुछ भी बोल रहा है, मतलब वर्बली उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया किसी पर्सन ने, तो वो चीज़ें इसके अंदर काउंट नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट किस किस चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड कर देती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है ओपिनियन मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ही रहता है कि क्या 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 चीज़ें वो उसके अंदर लेके आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया था सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी हमने देख लिया कि कोई भी अथॉरिटी के खिलाफ आप इस तरीके से स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो चल रही है वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। जस्टिस जब भी जस्टिस के दौरान कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी काम हो रहा है तो आप वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आती हैं। देन यहाँ पे बोला हुआ है हाउएवर इनोसेंट पब्लिकेशन कर रहे हो, मतलब पब्लिकेशन तो कर रहे हो बट एक इनोसेंट तरीके से कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो सब मैटर फेयर एक्यूरेट रिपोर्ट लेके आ रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग की, फेयर रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर रहे हो जुडिशियल एक्ट का, कमेंट कर रहे हो ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशियरी, डू नॉट अमाउंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो मतलब वही है फेयर तरीके से करना, ठीक है, और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना, ठीक है, एक्यूरेट रिपोर्ट को लेके आना, तो वो सब चीज़ें आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर काउंट नहीं होगा, ठीक है। देन हमने ये देख लिया था कि 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट हो सकती है या फिर 2,000 का फाइन हो सकता है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड दैट नो कोर्ट shall initiate any proceeding of the contempt after expiry of 1 year from the date on which the contempt is alleged that have been committed, मतलब वही है 1 साल के अंदर जो भी उसने किया है तो उसके अंदर ही आपको बेसिकली इनिशिएट करना पड़ेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि मतलब 2 साल पहले जो है XYZ पर्सन ने इस पर्टिकुलर जज के खिलाफ ये कहा था तो अब आप जाके उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। Further, this act is not applicable to contempt of न्याय पंचायत और other villages, ठीक है। अदर विलेजेस कोर्ट विच हैव बीन इस्टेब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए ही इस्टेब्लिश हुए, तो वो चीज़ें एक्ट बेसिकली इन सब के लिए नहीं एप्लीकेबल है। तो अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, न्याय पंचायत और दी अदर विलेजेस कोर्ट। तो यहाँ पे हमने अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देख लिया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमने देख लिया जो कि 1971 के एक्ट के थ्रू बताया गया। देन हम यहाँ पे देखते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे बोला गया जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ठीक है, ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट इन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लेके आते हैं या फिर जो भी लॉ लेके आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, वो चेक करने का काम हमारे सुप्रीम कोर्ट का अंडर दी जुडिशियल रिव्यू पावर, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन इफ दे आर फाउंड वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड या फिर अल्ट्रावाइज दे कैन बी डिक्लेयर एज अ इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड नल एंड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी सिंपल वही चीज़ है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा लॉ लेके आ जाती है गवर्नमेंट, तो उस केस में अगर मान लो इलीगल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर द जुडिशियल रिव्यू कि उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, और एक बार नल एंड वॉइड हो गया तो उसको फिर वापस गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। देन यहाँ पे हम देखते हैं रिव्यू जुरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू एनी judgment pronounced or order made by it. A review petition has to be filled with 30 days from the date of the judgment or order sought to be reviewed. Also, the review petition should be submitted to the same judge or a bench that delivered the judgment or order. Further, a review petition is allowed on the flowing ground. तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि रिव्यू करना है जुरिसडिक्शन को, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो अपनी ही जजमेंट जो कि उसने दी हुई है या फिर अपना ही ऑर्डर जो उसने पर्टिकुलरली दिया होगा किसी केस के अंदर,
उनको फर्दर वो रिव्यू कर सकता है, ठीक है। बट यानी कि इस केस में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी आप रिव्यू पिटीशन डालोगे वो आपको 30 दिनों के अंदर डालना पड़ेगा जिस डेट में वो जजमेंट या फिर ऑर्डर आया था। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई XYZ पर्सन है, उसने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट दे दिया कि भाई आपको जो है इतना फ़ाइन देना है, मान लो 2000 रुपये का फ़ाइन देना है। अब उसको लगता है कि नहीं, ये तो फ़ाइन गलत मुझसे मांगा जा रहा है, तो जिस दिन ये बेसिकली जजमेंट दी गई थी उसके 30 दिन के अंदर आपको फर्दर वहाँ पे रिव्यू पिटीशन डालनी पड़ेगी। अब उस रिव्यू पिटीशन का डालने का मेन मकसद ये होगा कि जो भी जजमेंट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने या फिर जो भी ऑर्डर अभी दिया हुआ है वापस से उसको रिव्यू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या याद ध्यान रखनी है, 30 दिनों के अंदर, जैसे 30 दिन से ज़्यादा हो गए तो आप उसमें रिव्यू पिटीशन फिर फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि द रिव्यू पिटीशन शुड बी सबमिटेड टू द सेम जज। ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर जज ने या फिर जिस पर्टिकुलर बेंच ने वो केस को देखा था या फिर जजमेंट को डिलीवर किया था, फिर वो पर्टिकुलर ऑर्डर दिया था, उसी सेम जज के पास, उसी सेम बेंच के पास वो वापस से वो पर्टिकुलर जजमेंट जो है फिर से रिव्यू करने के लिए चले जाता है, ठीक है। अब किन किन ग्राउंड्स में बेसिकली रिव्यू पिटीशन होता है वो हम देख लेते हैं। पहला, डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस। अगर मान लेते हैं 30 दिन पहले, मान लेते हैं जब जजमेंट आया था उस समय उनके पास कुछ मतलब कह सकते हैं पक्के सबूत नहीं थे कि वो बेसिकली उस टाइम पे शो कर पाए सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ भाई उस चीज़ को वहाँ पे कंसिडर किया जाए। बट जैसे ही जजमेंट आ गया उसके 30 दिन के अंदर मान लो कुछ नया डिस्कवरी हो गया कि भाई विटनेस निकल के आ गया या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर निकल के आ गया या फिर कुछ ऐसा ही एविडेंस हाथ में लग गया जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जजमेंट को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं एक 30 दिन की मोहलत दी जाती है। मतलब मोहलत ही एक तरीके से कि अगर ऐसा कुछ एविडेंस मिलता है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर हाथ में आता है, कुछ न्यू डिस्कवरी होती है, तो उसके बिहाफ पे आप कह सकते हो एक रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो और बता सकते हो कि हाँ हम पे ये कुछ नए सबूत हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है, उसके बेसिस पे जजमेंट जो है चेंज हो सकती है, तो वो इसको उस पिटीशन को जो है इंटरटेन करता है एंड फर्दर उस सेम बेंच के पास भेज देते हैं। सेकेंड यहाँ पे केस है कि मिस्टेक और एरर हुआ है इन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। मतलब जब भी कोई रिकॉर्ड वगैरह दिया होगा उस समय कुछ मिस्टेक हो गई या फिर कुछ एरर निकल के आ गया जिसके वजह से फिर जजमेंट जो है ऑब्वियसली उस हिसाब से जजमेंट दी जाएगी। तो कुछ गलत चीज़ें वहाँ पे हो गई हैं, कुछ एरर आ गया, तो उस बेसिस पे भी आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो। या फिर एनी अदर सफिशिएंट रीजन अगर आपके पास है उस समय एक रिव्यू पिटीशन को डालने के लिए। बिकॉज देखो रिव्यू पिटीशन जब भी डाली जाएगी ना तो वो रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वो रीज़न आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस पिटीशन को एंटरटेन करेगा। बट उन्हें लगता है कि रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वापस से पर्सन जो है फालतू में हमारा टाइम वेस्ट करेगा, उसी पुराने सबूतों को वापस से बोलेगा कि नहीं आप इस पर फिर से जजमेंट दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी पुराने जो चीज़ें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया है। बट आपके पास अगर कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो प्रूफ करे कि पुराने सबूत गलत थे, आपके पास कुछ नए सबूत हैं, तो उस केसेस के बेसिस पे, उस रीज़न के बेसिस पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को इंटरटेन कर सकता है। नेक्स्ट बोला गया द कोर्ट में आइदर डिसमिस द रिव्यू पिटीशन और डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। However, even after the dismissal of the review petition, the court can still reconsider its final judgment or order by way of curative petition or limited grounds like। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये कोर्ट के ऊपर है कि वो चाहे तो उस पर्टिकुलर रिव्यू पिटीशन को बेसिकली सुन भी सकते हैं या तो डिसमिस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली नोटिस दे सकते हैं अपोजिशन पार्टी को कि भाई आओ फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। इवन आफ्टर डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पिटीशन, यानी अगर मान लो उस पर्टिकुलर पार्टी को लगता है कि अगर उसकी रिव्यू पिटीशन जो है खारिज कर दी गई है तो स्टिल उसके पास एक और मौका है क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू कि वो फाइनल जजमेंट जो भी आई है उसको फर्दर रिकन्सिडर के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। तो आप सोच सकते हो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो उसके पास ऑप्शन है, अगर मान लो सबॉर्डिनेट कोर्ट से वो निकल के आए हाई कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर जजमेंट भी दे दिया, फाइनल जजमेंट भी दे दिया, फिर भी उसके पास पावर है रिव्यू पिटीशन फाइल करने की। अगर रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होती है तो है ना वो फाइनल क्यूरेटिव पिटीशन भी डाल सकता है। अब क्यूरेटिव पिटीशन के अगेन डालने के लिए कुछ ग्राउंड्स हैं, बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा
कि आप किसी भी बेसिस के ऊपर चले जाओगे कोर्ट में, बोलोगे कि हाँ भाई मुझे इस पिटीशन के थ्रू आप अपना जजमेंट को फिर से रिव्यू करो, ठीक है। बिकॉज आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि आप उस केस को वापस खुलवा रहे हो, ठीक है। वापस से आप उस पर्टिकुलर बेंच के पास लेकर अपना केस जा रहे हो, तो बेंच किस बेसिस पे बेसिकली उसको फिर से देखेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से हमने रिव्यू पिटीशन के ग्राउंड सीखे थे, उस तरह से हम क्यूरेटिव पिटीशन के ग्राउंड सीखते हैं। पहला बोला गया है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जब जजमेंट दिया जा रहा था, जो आपका नेचुरल जस्टिस है उसको वायलेट किया गया। मतलब जिस बेसिस पे आप जस्टिस देते हो कि पहले सबूत वगैरह देखते हो, फिर देखते हो जो भी विटनेसेस किस तरीके से अपना बयान दे रहे हो, तो उसके बेसिस पे जो है हमारे जज अपना जजमेंट देते हैं, ठीक है। मतलब सारे सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी जजमेंट दिया जाता है वो एक नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, मतलब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो वो अगर वहाँ पे वॉयलेट हुआ है, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को लगता है, तो उस बेसिस पे वो क्यूरेटिव पिटीशन डालकर अपनी जजमेंट को वापस से रिव्यू करने के लिए भेज सकता है। दूसरा है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, वही अगेन कि जस्टिस वहाँ पे नहीं मिला है, गलत तरीके से वहाँ पे जो है चीज़ें हुई हैं। थर्ड है प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ठीक है, कि उस समय जो भी कोर्ट का जो भी प्रोसेस था उस समय जो है बेसिकली ठीक से नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट बायसनेस ऑफ द जज, कि जज वहाँ पे बेसिकली बायस्ड हो गया, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आती हैं कि सच में ऐसा हुआ था उस पर्टिकुलर जजमेंट के दौरान कि जज बायस हो गया था, या फिर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया हुआ, या फिर वहाँ पे जस्टिस सही से नहीं दिया गया, तो उस मतलब क्यूरेटिव पिटीशन के तहत उस कह सकते हो जजमेंट को रिव्यू कर सकती है हमारे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये अगेन हमने पावर देख ली रिव्यू पिटीशन की, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में जैसा कि हम जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कैन गिव फाइनल वर्जन टू द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्बिएज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका स्पिरिट क्या है या फिर कंटेंट क्या है, उसका जो फाइनल वर्जन है कहीं ना कहीं वो देने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो लीगल टर्म्स वहाँ पे लिखी हुई हैं ना, वो लीगल टर्म्स हर एक पर्सन के लिए समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने ये चीज़ों का ध्यान रखा कि सिटीजन्स के राइट भी रहने चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अच्छे से पावर होनी चाहिए कि वो अपने मैटर्स पे काम कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अच्छी पावर होनी चाहिए कि वो अच्छे से डिफरेंट चीज़ों पे काम कर सके, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो डिफेंस हो, ठीक है। तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो उतनी अच्छी से डिटेल्ड में, या फिर कह सकते हैं एक एक लाइन बाय लाइन ना लिखी नहीं हुई है। एक छोटा सा वहाँ पे मान लो कीवर्ड टाइप का डाल दिया है, वो कीवर्ड कहीं ना कहीं समझने में डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन को। तो हाँ अगेन वही चीज़ है कि एक कीवर्ड के वर्ड के काइंड में आपने वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं। अब सिर्फ एक कीवर्ड की वजह से समझ पाना कि उसका उस समय क्या मतलब बेसिकली माइंड में रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, वो समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है नॉर्मल पर्सनस को, ठीक है। तो उस केस में हम देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर वर्बेज को या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं उसके पीछे का स्पिरिट क्या है, कंटेंट क्या है, वो समझने की कोशिश करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि वाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इज गाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्ट्रिन्स। इन अदर वर्ड द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइज वेरियस डॉक्ट्रिन्स इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगी तो उस समय वो डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स को यूज़ करेंगी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सीवेबिलिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर है, इक्लिप्स है, टेरिटोरियल नेक्सस, पिथ है, सब्सटेंसेस, कलरेबल लेजिस्लेशन, इम्प्लाइड पावर, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर है, प्रेसिडेंट है, ऑक्यूपाइड फील्ड है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, हार्मोनस
कंस्ट्रक्शन है, लिबरल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो ऐसा जितना डिटेल में जाना नहीं है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन होगी वो कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर टॉपिक में जब भी हम पढ़ेंगे तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो जितने भी जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। एज अ यूपीएससी में बहुत ही मुश्किल है कि ऐसे पर्टिकुलर डिटेल्ड में पूछे कि क्या है डॉक्ट्रिन का मेन मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस ये जाना था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। अब हम देखते हैं अदर पावर्स। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले बताया गया कि बिसाइड्स द अबव पावर सुप्रीम कोर्ट हैड न्यूमरस अदर पावर्स भी देखने को मिलेंगी जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होंगी। जैसे कि फर्स्ट बोला गया है डिसाइड करता डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो जब भी हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि इनसे रिलेटेड जो भी इनके जो इलेक्शन होते हैं इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट निकल के आता है तो उस इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को सुनना ओरिजिनली और एक्सक्लूसिव कह सकते पावर हमारे किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास है, ठीक है। यानी उसको वो ओरिजिनली और एक्सक्लूसिवली मतलब पहले इंस्टांस में सुनेंगी और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती हैं। और फाइनल अथॉरिटी भी यही है, जो फाइनल जजमेंट के द्वारा दिया जाएगा वही फाइनल माना जाएगा, उस पर मतलब कोई फर्दर जो है डिस्कशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक अदर पावर के अंदर हम काउंट करेंगे। सेकंड बोला गया है इट इंक्वायरीज इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी on reference made by the president. If it is find them guilty of misbehavior, it can recommend to the president for the removal. The advice tendered by Supreme Court in this regard is binding, ठीक है। तो जैसा कि हमने अगेन पढ़ा था कि किस तरीके से जो यूपीएससी के आपके चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई इस तरह से अगर मोशन पास हुआ है इनके रिमूवल का या फिर कुछ भी ऐसा उन्होंने काम किया है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि बिकॉज इंक्वायरी तो बिठाई जाएगी चेक करने के लिए कि सच में इस तरह से हुआ है नहीं हुआ। अगर उस इंक्वायरी में पाया जाता है कि इस तरीके से उन्होंने जो है किसी तरह का मिसबिहेवियर किया है तो सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस दे सकती है कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन ने, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है या फिर चेयरमैन जो है, मेंबर जो है गिल्टी हैं, तो उस बेसिस पे जो है वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, यानी प्रेसिडेंट को उस पर्सन को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इट हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और रिकॉर्ड। जैसे कि हमने देखा था कि अपने ही जजमेंट और रिकॉर्ड को फर्दर रिव्यू कर सकती है। दस इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रीवियस डिसीजन, जो भी प्रीवियस ने डिसीजन दिया ज़रूर नहीं उसी पे उसको बेसिकली ठहरना पड़ेगा। अगर उसको लगता है कि जो भी उसने प्रीवियस डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है या फिर अब न्यू एविडेंस निकल के आ रहे हैं तो वो चाहे तो उस जजमेंट को वापस से रिव्यू करके फर्दर एक न्यू जजमेंट दे सकता है, ठीक है। हाँ, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस और कम्युनिटी वेलफेयर के अगर से रिलेटेड अगर है, ठीक है। तो इन ब्रीफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है, मतलब अपनी ही चीज़ों को सेल्फ करेक्टली कर सकती है। वो ऐसा नहीं है कि जो उसने एक बार दे दिया वो पत्थर की लकीर है, नहीं। अगर उसे लगेगा कि इसको करेक्ट किया जा सकता है या फिर अभी भी चांसेस हैं कि ये करेक्ट हो सकता है या फिर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल केशवचंद्र भारती केस 1973 में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट डिपार्टेड फ्रॉम हिज प्रीवियस जजमेंट इन द गोलकनाथ केस इन 1961। तो 1967 में किस तरीके से गोलकनाथ केस में उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी और उसी जजमेंट को उन्होंने 1973 में एकदम से रिवर्स कर दी। क्यों? बिकॉज इस टाइम पे कहीं ना कहीं उन्हें चीज़ें जब डिटेल में देखी होंगी और ज़्यादा न्यू एविडेंस निकल के आए होंगे और ज़्यादा नए डिफरेंट रेफरेंसेस को यूज़ किया होगा, तब जाके उन्होंने कहा होगा किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं बताया गया है इट ऑथराइज टू विदड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर अ केस जब अपील मतलब केस और अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट। यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में तो उसको अपने पास ले सकती है तुरंत और फिर उस पर उस पर्टिकुलर केस में अपनी जजमेंट दे सकती है। ऐसा नहीं है कि वेट करे कि कब हाई कोर्ट उसमें जजमेंट दे, कब वो अपील के फॉर्म पे मेरे पास आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे लगता है कि ये पर्टिकुलर केस हाई कोर्ट ना सुन के मुझे मतलब सुप्रीम कोर्ट को डील करना चाहिए तो वहाँ से केस को विड्रॉ करेगी और खुद उस पर डिसीजन लेगी, ठीक है। देन अगर मान लो किसी एक हाई कोर्ट से जो केस है दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है, तो वो पावर कोई पर्टिकुलर केस को ट्रांसफ़र करना हो या फिर कोई अपील को ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देन इट्स लॉ इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट इन इंडिया। तो जैसे कि हमने बताया इनका कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी चीज़ें हैं, जजमेंट है, हर एक चीज़ बाइंडिंग ही है, मतलब कहीं ना कहीं आप उसको रेफरेंस बना के यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो जो भी लॉ है इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, इट्स डिग्री, मतलब जो भी उसने डिग्री दी है, कोई भी ऑर्डर दिस इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री। मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग जो भी जजमेंट दिया है वो सिर्फ उसी पर्सन तक ही सीमित रहेगा, नहीं। अगर उसने केशवानंद भारती केस में अगर मान लो केशवानंद जो पर्सन थे उनको जस्टिस तो मिल गया, बट उन इस पर्टिकुलर केस के थ्रू जो भी उन्होंने बेसिकली जजमेंट दी होगी वो पूरे भारत में इम्प्लीमेंट की जाएगी, ताकि हर एक पर्सन के रिलेटेड जो भी राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, अगर वो वायलेट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी उस पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू उसको सेफगार्ड किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका जो लॉ है बाइंडिंग होगा हर एक कोर्ट में, साथ ही साथ जो भी उन्होंने ऑर्डर्स दिए पूरे कंट्री में वैलिड होगा। ऑल अथॉरिटीज़ सिविल और जुडिशरी, ठीक है, इन द कंट्री शुड एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिविल अथॉरिटी हो, जुडिशल अथॉरिटी हो, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की एड में काम करेंगी, ठीक है। It has a power of judicial superintendence and control over the courts and tribunal functioning in the territory of टेरिटरी ऑफ कंट्री। तो हमारी जो पूरा भारत देश है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स आते हैं, चाहे वो स्टेट के हों या फिर सेंटर के हों, जो भी आता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सुपरिटेंडेंस रखना, उन पे कंट्रोल रखने की पावर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये कुछ डिफरेंट पावर्स थी जो कि अदर पावर्स के अंदर लिस्टेड की गई हैं। देन यहाँ पे लास्ट बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन एंड द पावर विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट कैन बी एनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट। फर्दर इट्स जुरिसडिक्शन एंड पावर विद रिस्पेक्ट टू अदर मैटर्स कैन बी एनलार्ज्ड बाय स्पेशल एग्रीमेंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ यूनियन लिस्ट से, यानी यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है या फिर जो मैटर्स लिखे हुए हैं उससे रिलेटेड अगर मान लो कोई भी पावर या फिर जुरिसडिक्शन को बढ़ाने का काम है, अगर इनलार्ज करना है कि हाँ भाई इन मैटर के ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली काम कर सकता है, या फिर जैसे कि हमने देखने को मिला था कुछ चीज़ें जो है अभी भी ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन के अंडर से जो एक्सक्लूड कर रखी है वहाँ पे, ठीक है, यानी वहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन चलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर कभी भी पार्लियामेंट को लगता है तो पार्लियामेंट पर्टिकुलरली लॉ बना के उसकी पावर को बढ़ा सकती है। देन यहाँ पे बोला है कि अगर मान लेते हैं किसी अदर मैटर्स की अगर हम बात करें वहाँ पे अगर बढ़ाना है तो एक स्पेशल एग्रीमेंट करना पड़ेगा सेंटर और स्टेट के द्वारा, देन उसके थ्रू उनकी पावर्स को एनलार्ज किया जाएगा। क्यों यहाँ पे सेंटर और स्टेट की क्यों बात की गई है, क्योंकि देखो यूनियन लिस्ट में तो ऑब्वियसली पता सेंटर कंट्रोल है, बट अगर आप अदर मैटर्स की बात कर रहे हो तो अदर मैटर्स में आपके स्टेट के भी हो सकते हैं कुछ मैटर्स आ जाएं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट को जब पावर उसकी बढ़ा दोगे और सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कोई जजमेंट दे दिया और वो जजमेंट तो पूरी कंट्री में लागू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं फिर स्टेट भी उससे अच्छे से कंप्लाई करे। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले उन्हें पता चल जाए एग्रीमेंट के थ्रू सेंट्रल स्टेट एग्रीमेंट कर ले कि हाँ भाई इस एरिया में अब सुप्रीम कोर्ट भी काम करने वाला है, तो कल को अगर कोई जजमेंट होगी तो उसको फॉलो करना होगा, बाइंडिंग होगा। तो यहाँ पे हमने अदर पावर्स भी डिस्कस कर ली। अब मेन एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा भी रहता है, वो है आपका कंपैरिजन बिटवीन द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट एंड द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो उसको भी फिनिश कर लेते हैं। अगर हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो बताया गया इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इज कन्फाइंड टू द फेडरल केसेस, यानी जो भी हमारी फेडरल डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड कन्फाइंड है। बट अमेरिका के केस में देखने को मिलेगा इट नॉट ओनली फेडरल केसेस बट ऑल्सो द केसेस रिलेटेड टू द नेवल फोर्सेज, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ और एम्बेसडर्स। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट दिखता है, जबकि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट जो है जो हमारे जो कह सकते हैं कोर्ट मार्शल हो गए, इन सब चीज़ों को उसके अंदर वो एक्सक्लूडेड है वो सब चीज़ें, ठीक है। सेकंड यहाँ पे बोला गया है इट्स एपीलेट जुरिसडिक्शन कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस को, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फाइंड है टू द सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को ही, यानी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को ही वो अपील के फॉर्म में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन सुनता है, जबकि हमारे यहाँ चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, सिविल और क्रिमिनल केसेस हो, तीनों को अपील के फॉर्म में सुन सकता है। थर्ड, इट हैज़ अ वेरी वाइड डिस्क्रिशन है टू ग्रांट स्पेशल लीव, जैसे कि हमने देखा था कि काफ़ी मतलब वाइड देखने को मिलेगा जब हम स्पेशल लीव की बात करते हैं, टू अपील एनी मैटर अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑफ द एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट द मिलिट्री, यानी मिलिट्री कोर्ट का जो भी जजमेंट है उसको अगर छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितने भी कोर्ट है, जितने भी ट्रिब्यूनल है, उन्होंने किसी भी मैटर के ऊपर कोई भी जजमेंट दिया है तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन स्पेशल लीव डाल सकता है। जबकि इट हैज़ नो सच प्लीनरी पावर, यानी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं देखने को मिलेगी जैसा हमारे यहाँ स्पेशल लीव की वो होती है, स्पेशल लीव जुरिसडिक्शन होती है।
नेक्स्ट है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इट हैज़ एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। अगेन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू काफ़ी लिमिटेड है, बट अगर वही हम बात करते हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तो उनका जुडिशियल रिव्यू बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है इट डिफेंड करता है राइट ऑफ द सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा ये डिफेंड करता है राइट ऑफ सिटीजन अकॉर्डिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए ये है कि प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है एंड यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, तो इसमें सिंपली बताया गया है कि अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट हमारी कोई लॉ लेके आ रही है, ठीक है, और इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर लॉ को कंप्लाई करना है, मतलब उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये यहाँ पे निकल के ये आती है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बनाई है, उस अथॉरिटी ने कुछ प्रोसीजर सेट करा है और कुछ प्रोसेस बेसिकली सेट किया है। हम कह सकते हैं कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर लॉ को इन्फोर्स करना है। एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट फॉलो कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को, ठीक है, कि उस प्रोसीजर के हिसाब से जो है लॉ को लेके आ रही है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो जब तक गवर्नमेंट उसको जो है उससे कंप्लाई कर रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, तब तक माना जाएगा कि जो भी एक्शंस गवर्नमेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं वैलिड है। मतलब जो भी वो काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है, उसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के हिसाब से कर रही है, इवन इफ दे अपीयर अनफेयर अनजस्ट टू द इंडिविजुअल। यानी वो पर्टिकुलर लॉ किस तरीके से किसी फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो फर्स्ट इंस्टांस में देखा नहीं जाता। बस ये देखा जाता है कि जो भी लॉ गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके ही बेसिकली लाया हुआ है। वो पर्टिकुलर प्रोसीजर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लॉ को बनाने के लिए जो फॉलो किया जाना था उसके अकॉर्डिंग जो है लाया गया है, तो वो हम कहते हैं हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। एक बार लॉ आ गया, एक बार आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद अगर मान लो सिटीज़न को लगता है कि वो लॉ अनफेयर है, अनजस्ट है, तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आती है। ठीक है, यानी एक बार वो लॉ आ गया उसके बाद देखा जाएगा, यानी कि जब लॉ बनाया जा रहा था उस समय नहीं देखा कि वो कितना फेयर है कितना अनजस्ट है, बस ये देखा कि वो एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको लेके आ जाओ। बट अगर उसके आने के बाद अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि वो सही नहीं, फॉर एग्जांपल फार्मर्स लॉ की हम बात करते हैं, जब वो लॉ आया था तो कहीं ना कहीं जो है एक प्रोसीजर को फॉलो करके लाया गया था, तो इसलिए उसको उस लॉ को कहीं ना कहीं हम देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि वो लॉ आ गया। अब मेन चीज़ ये, जब वो आ गया तो जितने भी हमारे फार्मर्स कम्युनिटी के लोग हैं उनको वो लगा कि भाई वो अनफेयर है, अनजस्ट है। उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को देखा और उस पर जो है बेसिकली आपको देखने को मिला बाद में वो पर्टिकुलर लॉ को हटा दिया गया। ठीक है, यानी जब वो लॉ बनाया जा रहा था तब ये सब चीज़ें चेक नहीं की थी वो कितना अनफेयर था, अनजस्ट था, तो इसलिए हम कहते हैं इसको कि हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। यानी लॉ को लाने के लिए बस एक यही देखा जाता है कितना ज़्यादा किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को जो हमने इस्टेब्लिश किया है उसके थ्रू लॉ लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा, फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना अनफेयर है कितना अनजस्ट है। जबकि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि लॉ जो लाया जा रहा है उसका प्रोसीजर किस तरीके से और उसका इम्प्लीकेशन किस तरीके से सोसाइटी में पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कि गवर्नमेंट जो है रिस्पेक्ट करती है ऑल दी लीगल राइट्स की। ठीक है, जो भी लीगल राइट उस पर्टिकुलर पर्सन के हैं, एंड लॉ स्टेट्स दैट कि मस्ट कन्फर्म द लॉज ऑफ द लैंड, यानी कि वहाँ पे जो लीगल राइट लोगों के हैं उनका भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो हमारा जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसको भी ध्यान में रखना है। यानी इस केस में हम कह सकते हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के केस में कि गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन का जो है राइट जो है उनसे छीन नहीं सकती, उनकी लिबर्टी नहीं छीन सकती। वो जो पर्टिकुलर लॉ ला रहे वो अनफेयर नहीं हो सकता, तो उसकी जो कह सकते हैं उसका फेयर होना वो पहले ही चेक कर लिया जाता है लॉ जब लाया जा रहा है। तो लॉ जब ला रहे हैं दोनों चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है, वो कितना ज़्यादा फेयर है, कितना लोगों के हित में है, कितना उनके राइट्स को जो है नुकसान नहीं पहुँचा रहा, और साथ ही साथ कि वो एक प्रोसीजर के थ्रू भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी लॉ ऑफ लैंड को भी आप ध्यान में रख के लॉ लेके आ रहे हो। ठीक है, तो इस केस में हम देख सकते हैं दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिफरेंस का कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा है कि इट्स जुरिडिक्शन द पावर एनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट टाइम टू टाइम उनकी पावर्स को बढ़ा सकती है। यहाँ पे लिखा है जुरिडिक्शन द पावर आर लिमिटेड
टू दैट कन्फर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कर दिया उस तक ही लिमिटेड है, फर्दर कोई स्कोप नहीं है उनको बढ़ाने का, ठीक है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ ओवर स्टेट हाई कोर्ट ड्यू टू द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। क्योंकि हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो सबसे टॉप लेवल पे आती है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो इसी हायरार्की की वजह से, इस इंटीग्रेटेड की वजह से हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है एक सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकती है हमारी लोअर कोर्ट में, ठीक है। बट इस तरह का कोई पावर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज अमेरिका में डबल सिस्टम है, डबल जुडिशरी सिस्टम है, यानी जितने भी स्टेट है उनकी अपनी जुडिशरी है और एक फेडरल सेंटर पे जो है वो आपका फेडरल कोर्ट नज़र आएगा। तो एंड जितने भी स्टेट है वो अपने स्टेट लॉ के हिसाब से काम करते हैं, फेडरल कोर्ट जो है सेंटर के लॉ के हिसाब से काम करते हैं, कोई किसी काम पे इंटरफेयर नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, तो एंड में आपको कुछ MCQs मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली पॉज करना है, रीड करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, बता रहा है कि किस तरीके से इन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डिसाइड, मतलब उसकी पावर्स के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको करेक्ट बेसिकली बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। थर्ड में आपका असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। फोर्थ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज्ड ऑन द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी वो चीज़ है वो हम देख लेते हैं। 6 आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है, फिर दोबारा रिवाइज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे। 7th है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट इज एक्सक्लूडेड है ओरिजिनल जुरिडिक्शन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो बतानी है आपको। 9th, व्हेन द जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ही इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट, किससे कंसल्ट करना है। 10th, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, अभी हमने किया है ये। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द पावर जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बताना है ये। और एज बेसिकली बता रखी कि अपॉइंटमेंट का एज क्या है, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली हमारा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। ओके देन बाय।